Good morning, Aditi. Good morning, sir. Okay, let us start today's topic. Today we will understand the value of supply as well as the input tax credit. So first we will start value of supply. So, value of supply is the most important because we have seen that GST is leviable on the supply, but on which value we have to pay GST. So for the purpose of finding on which value we have to pay GST, we have to see the provision regarding the value of supply. So let us understand the provision regarding value of supply. अगर हमने सप्लाई किया है किसी ऐसे पर्सन को जो कि अनरिलेटेड पर्सन है, जो कि रिलेटेड पर्सन नहीं है, और जहां पे वो सप्लाई के सामने हमें पैसे मिल रहे हैं, ओनली प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। मतलब क्या हुआ कि मैंने मोबाइल मिस्टर एक्स के पास से परचेज किया ₹50,000 का, और मैंने उसको ₹50,000 दे दिया, तो 50,000 विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब कि अगर मैं किसी अनरिलेटेड पर्सन को सप्लाई कर रहा हूँ और वहां पे सिर्फ वो मुझे प्राइस इज ओनली द कंसिडरेशन, वो सप्लाई के विकल्प पे मुझे पैसे मिल रहे थे, तो वहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? ट्रांजेक्शन वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने मिस्टर एक्स को मोबाइल ₹50,000 में बेच दिया, तो मोबाइल के विकल्प पे मुझे ₹50,000 मिल रहे थे, तो 50,000 विल बी माई वैल्यू ऑफ सप्लाई। नाउ ये बात हो गई कि अगर मैं सप्लाई अनरिलेटेड पर्सन को कर रहा हूँ और जहां पे सिर्फ प्राइस इज ओनली कंसिडरेशन। अगर मैं सप्लाई किसी रिलेटेड पर्सन को कर रहा हूँ और जहां पे प्राइस फुल्ली कंसिडरेशन नहीं है, मतलब मुझे प्राइस भी मिल रहा है और किसी और चीज भी एक्सचेंज में मिल रही है, और सप्लाई इज ए नोटिफाइड सप्लाई बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाइड सप्लाई की हुई है, तो उसका वैल्यूएशन रूल के हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा। नॉर्मली 99% ऑफ क्राइटेरिया में ये लागू होता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू। नाउ वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो भी टैक्सेस आते हैं वो इंक्लूड होते हैं, लेकिन उसमें जीएसटी का कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होता। जीएसटी का टैक्स कौन कौन सा है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी और सेस। जीएसटी के रिलेटेड जो भी टैक्सेस है वो वहां पे इंक्लूड नहीं होते, बाकी सारे टैक्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। फिर अगर हमने इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट फॉर कंसिडरेशन किया है, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। फिर सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस ऑफ सप्लाई अदर देन वन गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई भी सब्सिडी मिलती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में नहीं दी गई, तो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगी। हालांकि जो सब्सिडी हमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने दी है वह वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगी। मान लो कि मैंने एक मशीनरी बेची ₹5 लाख में। 5 लाख की मशीनरी मैंने मिस्टर एक्स को बेची, उसके बिहार पे मुझे सपोज एबीसी ऑर्गेनाइजेशन से 1 लाख से की सब्सिडरी मिल रही है, तो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो गई? 5 लाख जो मैंने मशीनरी बेची वो, प्लस सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एबीसी फाउंडेशन, तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 6 लाख। अब इसी एग्जाम्पल को समझते हैं कि मैंने मशीनरी बेची ₹5 लाख की मिस्टर एक्स को, लेकिन उसमें मुझे गवर्नमेंट ने 1 लाख की सब्सिडी दी, तो गवर्नमेंट ने जो मुझे सब्सिडी दी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगी। वहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ओनली 5 लाख। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड सब्सिडरी विच इज डायरेक्टली लिंक टू द price of supply will be included in the value of supply, but subsidiary which is received from central or state government is excluded from the value of supply.
फिर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एनीथिंग डन बाय सप्लायर। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मीन्स क्या होता है कि मुझे गुड्स यहाँ से सूरत बेचना है, तो मुझे यहाँ से गुड्स सूरत भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी एट एक्स्ट्रा। सो मैंने वह सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, इंश्योरेंस का खर्चा किया, तो वो दोनों खर्चे भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में से क्या क्या एक्सक्लूड होता है। So discount given before or at the time of supply and it is recorded in the invoice. So whatever the discount which is already given in the bill itself, it will be excluded from the value of supply. कि मान लो कि 10,000 की प्रोडक्ट ए हमने बेची है और उसमें 10% डिस्काउंट दिया है जो कि बिल में ही दे दिया, तो 10,000 minus 1,000. So 9,000 will be my value of supply, and on such 9,000 I have to pay GST. Any post supply discount, if known advance or linked with the invoice and proportionate input tax credit reversed by the recipient. अगर सप्लाई के बाद अगर हम कोई डिस्काउंट देते हैं तो नॉर्मली वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से रिमूव नहीं होता है, लेकिन अगर वो एडवांस में पहले से पता था कि ये डिस्काउंट हमें देना ही है, हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है परचेजर और सप्लायर का, और वह डिस्काउंट लिंक विद द इनवॉइस है और उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसिपिएंट रिवर्स कर देता है, तो ही वह वैल्यू ऑफ सप्लाई में से रिमूव होगा। 99% ऑफ क्राइटेरिया में ए नहीं आएगा, सिर्फ ए ही आएगा। सो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू द ट्रांजेक्शन वैल्यू। उसमें इंसिडेंटल एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं जैसे कि फ्रेट, इंश्योरेंस एट एक्स्ट्रा, और जो भी डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया गया है और उसको इनवॉइस में भी रिकॉर्ड किया गया है, तो वह वैल्यू ऑफ सप्लाई में से रिमूव हो जाएगा। So this is also we have discussed, but we are discussing once again as you have requested. So what will be the value of supply where the consideration is not given in the money? हमने क्या देखा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, पर वो ट्रांजैक्शन वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? जब हमें कंसिडरेशन मॉनेटरी टर्म में मिलेगा। जब कंसिडरी हमें मॉनेटरी टर्म में नहीं मिलता है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है वो देखी जाएगी और इट विल बी दी ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हमें मनी भी मिल रहा है और कुछ एक्सचेंज में भी मिल रहा है, जैसे कि लोग मोबाइल पुराना मोबाइल एक्सचेंज में दे देते हैं और नया मोबाइल परचेज करते हैं, तो मान लो कि 20,000 का मोबाइल था, 5,000 का मोबाइल एक्सचेंज में दे दिया, तो 15,000 इज रिक्वायर्ड टू पे ओनली। सो 15,000 प्लस 5,000 total 20,000 will be my value of supply. Next is similar kind of quality for supply of goods. अगर ये दोनों स्टेप 1 और स्टेप 2 से भी हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मिलती है, तो सिमिलर काइंड एंड क्वालिटी का गुड्स और सर्विसेज जो कि मार्केट में अवेलेबल है, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है वो हमें देखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगी। अगर ये तीनों रूल हमें लागू नहीं होते हैं तो रूल नंबर 4 दैट इज एक्चुअल कॉस्ट जो भी है उसका आपको 110%, मतलब एक्चुअल कॉस्ट में आपको 10% ऐड कर देना है, इट विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। और ये चारों स्टेप के बावजूद भी आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मिलती है तो इट विल बी डिटरमाइंड एज पर द जनरल प्रिंसिपल। सो 99% क्राइटेरिया में इस स्टेप 1 to 5 लागू नहीं होते। जब तब लागू होते हैं जब जैसे कि गुजरात में मेरी ब्रांच है, मैं महाराष्ट्र को गुड सप्लाई करता हूँ मेरे ही ब्रांच में और वह रिलेटेड पार्टी है, अगर मैंने उसको वहां पे गुड सप्लाई किया या फिर मेरे रिलेटेड कंसर्न फर्म को गुड सप्लाई किया और जहां पे मैंने जानबूझकर
प्राइस कम रखी टू सेव द जीएसटी, टू पे द लेस द जीएसटी, तो वहां पे ये रूल लागू हो गए वैल्यू ऑफ सप्लाई के। बाकी 99% क्राइटेरिया में वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू एंड द प्राइस इज ओनली द कंसिडरेशन। Now we will understand the topic regarding the input tax credit. So normally we have understand that in GST there are the four taxes, CGST, SGST, IGST, और जहां पे SGST नहीं होता है वहां पे UTGST लग जाता है। ठीक है, सो हमने पहले अंडरस्टैंड किया था कि जीएसटी में कंप्लीट चेन ऑफ सप्लाई है, मतलब जो हम आगे वाले से परचेज करते हैं उसके क्रेडिट हम जो भी लायबिलिटी पे करनी है उसके सामने मिल जाती है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना रखी है, उस प्रोविजन के हिसाब से ही हमें जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, उसके बाहर हमें कोई भी जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द आईजीएसटी। मान लो कि मैंने गुड्स राजस्थान से परचेज किया, गुजरात में 1 लाख का गुड्स था, उस पे 18,000 आईजीएसटी लग के आया। सो मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो गई, 18,000 रुपीज आईजीएसटी विच वी आई हैव ऑलरेडी पेड टू माय सप्लायर। मैंने सप्लायर को 1 लाख का गुड्स का दे दिया और 18% टैक्स दे दिया, मतलब टोटल मैंने सप्लायर को 1,18,000 दिया। सो 18,000 जो कि 18,000 जो आईजीएसटी का पार्ट है वो मेरे लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाएगी। वह 18,000 में अपने जब भी गुड्स बेचेंगे तो उसके सामने मुझे जो भी जीएसटी का पेमेंट करना है तो उसके सामने मुझे 18,000 की सेट ऑफ क्रेडिट मिल जाएगी। सो अब हम समझेंगे कि आईजीएसटी की क्रेडिट हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो आईजीएसटी की क्रेडिट में आईजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी के सामने, सीजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी के सामने और एसजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी के सामने यूज कर सकता हूँ। इन शॉर्ट आईजीएसटी की टैक्स क्रेडिट में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के सामने यूज कर सकता हूँ, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं गए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सीजीएसटी की क्रेडिट में कहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो सीजीएसटी कब लगेगा, जब मैं विथ इन स्टेट सप्लाई करता हूँ। मान लो कि मैंने राजस्थान से राजस्थान में ही सप्लाई किया है तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो सीजीएसटी की अगर मैंने कोई परचेज की है तो वहां पे जो भी टैक्स लगा है विथ इन स्टेट सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो वह सीजीएसटी की क्रेडिट मुझे मिल जाएगी। लेकिन उसकी क्रेडिट पे कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, सीजीएसटी की क्रेडिट में सीजीएसटी की लायबिलिटी के सामने और आईजीएसटी की लायबिलिटी के सामने ही यूज कर सकता हूँ। सीजीएसटी की क्रेडिट में एसजीएसटी के सामने यूज नहीं कर सकता। Just a minute, I will be sharing the presentation once again. ठीक है, तो आईजीएस हमने क्या डिस्कस किया कि मेरे पास अगर आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है तो मैं उसे आईजीएसटी के सामने, एसजीएसटी के सामने और सीजीएसटी के सामने, तीनों के सामने यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसे मैं सिर्फ आईजीएसटी और सीजीएसटी के सामने ही एक्सक्लूड क्रेडिट ले सकता हूँ, वहां पे मुझे एसजीएसटी के सामने सीजीएसटी यूज करने नहीं मिलेगा। सीजीएसटी की क्रेडिट में एसजीएसटी के सामने नहीं ले सकता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉर्मली कि सीजीएसटी कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। सो सीजीएसटी का जो भी क्रेडिट है उसकी क्रेडिट हमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है और एसजीएसटी की जो भी क्रेडिट है
उसकी क्रेडिट हमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है। सो हमें वही चीज अंडरस्टैंड करनी है कि सीजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी में नहीं मिलेगी और एसजीएसटी की क्रेडिट सीजीएसटी में नहीं मिलेगी। मतलब स्टेट और सेंट्रल जो जो भी टैक्स लेते हैं उसके सामने हमें क्रेडिट नहीं मिलेगी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि एसजीएसटी के क्रेडिट कहाँ पे मिलेगी। सो एसजीएसटी के क्रेडिट हमें आईजीएसटी के सामने और एसजीएसटी के सामने मिलेगी, सीजीएसटी के सामने नहीं मिलेगी। सो इन शॉर्ट वी कैन यूज आईजीएसटी एनीवेयर। आईजीएसटी की क्रेडिट हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सीजीएसटी की क्रेडिट हम एसजीएसटी के सामने यूज नहीं कर सकते और एसजीएसटी क्रेडिट हम सीजीएसटी के सामने यूज नहीं कर सकते। Now we will understand this set of provision कि आईजीएसटी की क्रेडिट हम कैसे सेट ऑफ करेंगे, सीजीएसटी की क्रेडिट हम कैसे सेट ऑफ करेंगे और एसजीएसटी की क्रेडिट कैसे सेट ऑफ करेंगे। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द आईजीएसटी क्रेडिट। सबसे पहले ऐसा रूल है कि आपको आईजीएसटी की क्रेडिट 0 करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप सी और एस की क्रेडिट यूज कर सकते हो। सो दिस इज द फंडामेंटल रूल। सबसे पहले आपको आईजीएसटी की क्रेडिट 0 करनी है, उसके बाद ही आप सीजीएसटी और एसजीएसटी की इनपुट क्रेडिट यूज कर सकते हो। ठीक है। सो सबसे पहले मान लो कि मेरे पास आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट है और मेरे पास लायबिलिटी है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की। ठीक है। सो सबसे पहले आईजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के सामने यूज होगी। आईजीएसटी की क्रेडिट सबसे पहले आईजीएसटी के सामने यूज होगी, उसके बाद सी और एस में आप कौन सा भी प्रोपोर्शनेट ले सकते हो। ये सेकंड और थर्ड जो है वो पहले था, अब रिमूव हो चुका है। अगर मान लो कि मेरे पास 1 लाख की आईजीएसटी की क्रेडिट पड़ी है और मेरे पास आईजीएसटी की लायबिलिटी 50,000 है, सो सबसे पहले 1 लाख में से मुझे वो 50,000 यूज कर देने हैं। सो अब कितनी क्रेडिट बची? 50,000 की। 50,000 का जो आईजीएसटी बचा वो मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी के सामने यूज कर सकता हूँ। वो मैं कोई भी प्रोपोर्शनेट में यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो सीजीएसटी मैंने 10,000 यूज कर दिए, एसजीएसटी 40,000 यूज हो गए, मतलब 50,000, आईजीएसटी विल बी 0। यार फिर सीजीएसटी फुल्ली मैंने 50,000 यूज कर दिया, या फिर एसजीएसटी मैंने फुल्ली 50,000 यूज कर दिया। मतलब यहाँ पे आईजीएसटी की क्रेडिट में कोई से भी प्रोपोर्शनेट में ले सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे 50-50% ही लेना है, या फिर मैंने पहले सीजीएसटी लेना है या फिर पहले एसजीएसटी लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि सबसे पहले मुझे आईजीएसटी की क्रेडिट 0 करनी है, उसके बाद ही मैं दूसरी क्रेडिट यूज कर पाऊंगा। सबसे पहले मुझे आईजीएसटी की क्रेडिट ही 0 करनी है। एक बार आईजीएसटी की क्रेडिट मेरे पास है और मेरे पास आईजीएसटी की लायबिलिटी है, तो सबसे पहले आईजीएसटी की क्रेडिट में आईजीएसटी की लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ करूंगा। उसके बाद मैं आईजीएसटी की क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी के सामने यूज करूंगा और वह मुझे जो भी चाहे वो प्रोपोर्शनेट में मैं यूज कर सकता हूँ। अब मान लो कि मेरे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी की क्रेडिट है। नॉर्मली क्या होता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम ही होता है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की मेरे पास क्रेडिट है। तो मान लो कि सीजीएसटी की मेरे पास क्रेडिट है, तो वो कहाँ पे यूज होगा? सबसे पहले आई कैन यूज अगेंस्ट माई सीजीएसटी लायबिलिटी। जो भी मेरे सीजीएसटी की लायबिलिटी है उसके सामने मैं सीजीएसटी की क्रेडिट यूज कर दूंगा। उसके बाद जो भी सीजीएसटी बचा वो मैं आईजीएसटी के सामने सेट ऑफ कर दूंगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मेरी सीजीएसटी की जो भी लायबिलिटी है मैं उसको पहले सीजीएसटी के क्रेडिट से रिमूव करूंगा। उसके बाद अगर आईजीएसटी की कोई भी लायबिलिटी बची है उसके सामने भी मैं सीजीएसटी की क्रेडिट यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज एसजीएसटी। तो सबसे पहले अगर मेरे पास एसजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो मैं उसे सबसे पहले एसजीएसटी के क्रेडिट लायबिलिटी में यूज करूंगा।
मैं उसे सीजीएसटी के सामने यूज नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। सो जो भी मेरी रिमेनिंग एसजीएसटी की क्रेडिट है वो मैं आईजीएसटी के सामने यूज कर सकता हूँ। सो इन शॉर्ट, सीजीएसटी की क्रेडिट मुझे एसजीएसटी में नहीं मिलेगी और एसजीएसटी की क्रेडिट मुझे सीजीएसटी में नहीं मिलेगी। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। एनी डाउट? No, sir. Let us understand certain meaning under the GST which is required for input tax credit. So सबसे पहले हम एक्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक्जम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जहां पे नील रेट ऑफ टैक्स लगता है और विच इज होनली एग्जम्प्ट फ्रॉम सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी एंड विच इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई। मतलब जिसपे जीएसटी नहीं लगता है उसे हम बोलेंगे एक्जम्प्ट सप्लाई। जिसपे जीएसटी नहीं लगता है उसे हम बोलेंगे एक्जम्प्ट सप्लाई। फिर हमने पढ़ा था कि गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी लगता है, लेकिन गुड्स और सर्विसेज का मीनिंग क्या है? तो गुड्स का मतलब होता है कैपिटल गुड्स और इनपुट। अब कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल गुड्स मतलब जो भी मेरी मशीनरी है, फर्नीचर फिक्चर्स है, ऑफिस बिल्डिंग है, उसे हम बोलेंगे कैपिटल गुड। और इनपुट का मतलब क्या है कि इनपुट वी कैन यूज एवरी डे फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, सेल एट एक्स्ट्रा, उसे हम बोलेंगे इनपुट। तो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन एज पर जीएसटी क्या है कि वैल्यू ऑफ गुड्स विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज किए हैं उसे बोलेंगे कैपिटल गुड्स। और इनपुट का मतलब होता है गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स विच इज इंटेंडेड टू यूज फॉर द फर्दर सप्लाई। जो भी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स है उसे हम बोलेंगे इनपुट। इनपुट सर्विसेज मतलब जो भी सर्विसेज में बिजनेस के सप्लाई के लिए यूज कर रहा हो उसे बोलेंगे इनपुट सर्विसेज। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एग्जाम सप्लाई एज वेल एज द गुड्स और सर्विसेज। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको टैक्स का पेमेंट करना है, आपने सेल किया है उसके सामने आपको जो भी आपने परचेज किया है उसका जो जो भी आपने टैक्स का पेमेंट किया है उसकी क्रेडिट मिल जाएगी, उसे बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे कौन कौन सी मिल सकती है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी की। और इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे कहाँ से मिलेगी? जो भी मैंने परचेज किया है वहीं से मिलेगी, या फिर मैंने रिवर्स चार्ज में जो भी टैक्स पेमेंट किया है उसकी भी क्रेडिट मिलेगी, या फिर हमने कल पढ़ा था कि अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ तो वहां पे बेसिक कस्टम ड्यूटी एज वेल एज दी आईजीएसटी लगता है, तो वो आईजीएसटी जो इंपोर्ट पे लगा है उसकी क्रेडिट भी मुझे मिल जाएगी। अब हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्ड सप्लाई। सो इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में इनवर्ड सप्लाई मीन्स मेरा परचेज। सो इनवर्ड सप्लाई मीन्स रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय वे ऑफ परचेज, एक्विजिशन और एनी अदर मीन। तो इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि परचेज, जो भी मेरा परचेज हुआ वो मेरा इनवर्ड सप्लाई, और जो भी परचेज पे टैक्स लगा उसकी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट, जो भी एक्सपोर्ट है उसे हम बोलेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। So have you understand the topic regarding input tax credit?
when we will understand the practical, it will be useful to you, and practical will be very easy, you can get it. सर एक चीज पूछनी थी, जो ये सब आप बता रहे हो ये सब प्रैक्टिकल में भी बताओगे ना? यस, ये प्रैक्टिकल में भी बताएंगे हम, कि प्रैक्टिकल में मैं आपको वेबसाइट पे जाके बता दूंगा कि यहाँ पे आपको जीएसटी का रिटर्न फिलअप करना है, यहाँ पे आपकी सेल्स की डिटेल जाएगी, यहाँ पे आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल जाएगी, और पेमेंट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज द कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर द जीएसटी। सो अभी तक हमने पढ़ा है वो नॉर्मल स्कीम के लिए था, कि नॉर्मल स्कीम में क्या था कि मैंने परचेज किया गुड्स 100 रुपीज का, उस पे 18 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला, मैंने वो 200 रुपीज में बेच दिया, उस पे 36 रुपया टैक्स लगा, तो 36 - 18, टोटल आई हैव टू पे ओनली 18 रुपीज, 18 रुपीज टू दी गवर्नमेंट। सो दिस इज द नॉर्मल स्कीम अंडर द जीएसटी। लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी है, जिसका टर्नओवर बहुत कम है, और उसको अगर जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है, तो वह ले सकते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल स्कीम। सो नॉर्मल स्कीम इज 99% क्राइटेरिया में लोग नॉर्मल स्कीम यूज करती है, 1 और 2% पर्सन ही कॉम्पोजिशन स्कीम यूज करते हैं, जैसे कि रिटेल व्यापारी है, या फिर रेस्टोरेंट है, या फिर रिटेल ट्रेडर, और छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग पर्सन है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम यूज कर सकते हैं। तो कॉम्पोजिशन स्कीम कौन यूज कर सकता है, यहाँ पे कंडीशन है कि जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ है, वही कॉम्पोजिशन स्कीम यूज कर सकता है। मतलब अगर जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, वही कॉम्पोजिशन स्कीम यूज कर सकता है, जिसका टर्नओवर उससे क्रॉस हो गया वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता है। सो पहली बेसिक कंडीशन क्या है कि कॉम्पोजिशन के लिए टर्नओवर की लिमिट 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर हो गया, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हो। सो कॉम्पोजिशन स्कीम बेसिकली 3 लोगों के लिए है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट सर्विस वाले भी कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वहां पे फिक्स रेट ऑफ टैक्स लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी 2.5 2.5 और आईजीएसटी 5% लगेगा, ठीक है। रेस्टोरेंट में कितना परसेंट कॉम्पोजिशन टैक्स है? 2.5 2.5, मतलब उसने 5% का टैक्स भर दिया, 2.5 प्लस 2.5, उसके बाद उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मैन्युफैक्चरर है, तो वहां पे 1% सीजीएसटी और 1% आई एसजीएसटी का पेमेंट करना है। ये फ्लैट रेट है। वहां पे वो नॉर्मल रेट जो हमने पढ़ा था ना, 0%, 12%, 18%, 18%, वो नहीं लगेंगे। जो भी बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम में, उसे यही रेट लगेंगे, कि मैन्युफैक्चरर है तो उसे 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी पे करना है। रेस्टोरेंट सर्विस है तो 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी का पेमेंट करना है। और अगर ट्रेडर है, ट्रेडर का मतलब क्या होता है कि एक जगह से गुड्स परचेज किया और दूसरी जगह बेच दिया, उसे बोलेंगे ट्रेडर। तो ट्रेडर है तो उसे 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। सो कॉम्पोजिशन के लिए सरकार ने ये स्कीम बनाई हुई है, सो टू फॉर द पर्पज ऑफ रिलीफ फॉर द स्मॉल बिजनेस पर्सन। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द एनालिसिस under the small composition scheme as well as the normal scheme for GST with the help of example. Okay, let me revise again you.
कॉम्पोजिशन स्कीम मतलब जिसका भी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है वह कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकता है। अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो वह कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता है। पहली कंडीशन, कॉम्पोजिशन स्कीम कौन कौन ले सकता है? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। मैन्युफैक्चरर को कौन सा टैक्स पेमेंट करना है? 1% का सीजीएसटी और 1% का एसजीएसटी। दैट्स इट। कॉम्पोजिशन स्कीम में मैन्युफैक्चरर को 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी का पेमेंट कर देना है। दैट्स ऑल। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके लिए 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी लगेगा। और अगर कोई ट्रेडर है तो ट्रेडर को 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी लगेगा। यहाँ पे बेसिक कंडीशन क्या है कि आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। जो भी आप सेल करते हो उसके सामने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। जो भी आप सेल करते हो उसके सामने आपको फ्लैट ये परसेंटेज जो है वही का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और जो भी बंदा, लेट मी चेक, अभी भी आपको वॉल्यूम नहीं आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। ओके, सो हैव यू अंडरस्टैंड कॉम्पोजिशन स्कीम कि मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ? ये इतने इतने परसेंट इनको लगता है मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट एंड ट्रेडर पे, जो रेट लिखी हुई। मैं आपको बता देता हूँ कि कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या है कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो छोटे छोटे व्यापारी है उसके लिए लाई थी कॉम्पोजिशन स्कीम। और जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला था कि 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है, 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर, तो वह छोटे छोटे व्यापारी यह स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तो वह कौन कौन यूज कर सकता है? मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट और ट्रेडर। मैन्युफैक्चरर अगर वह यूज करता है तो उससे 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी का पेमेंट करना है। अगर ट्रेडर यूज करता है तो उससे 0.5% का सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी का पेमेंट करना है। और अगर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है तो उसको 2.5% का सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी आपकी सेल वैल्यू है उस पे आपको फ्लैट ए परसेंटेज जो हमने बोला उसका टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं मिलेगी। ये टर्नओवर लिमिट 75 लाख होनी चाहिए, उससे ऊपर जाती है तो। हाँ, सॉरी, फिर से बोलिए। 75 से आप जाती है तो इतने इतने परसेंटेज का वो लगेगा ना। नहीं नहीं, 75%, 75 CR की, 75 लाख की जो लिमिट थी ना उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 1.5 करोड़ कर दी है। मतलब 75 नहीं, 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो वह कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकता है। अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में गया तो ही ये रेट लगेगा, वरना तो नॉर्मल रेट ही लगेगा। आप ओके। समझ रहे हो कि जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन स्कीम में हुआ है वह उसके लिए ही ये बेनिफिट है। अगर जिसका रजिस्ट्रेशन नॉर्मल स्कीम में हुआ है उसको ये फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 1.5 करोड़ तक ये रेट लगेगा। जिसका रजिस्ट्रेशन नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको तो नॉर्मल रेट जो भी है 12%, 18%, 28% वही लगने वाले हैं। वहां पे 1.5 करोड़ की लिमिट नहीं है। अगर आप ये स्पेशल स्कीम जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम है उसमें आते हो, उसमें आपको रजिस्टर कराते हो तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे वही रजिस्टर करा सकता है कि जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है। उससे ज्यादा है तो आपको नॉर्मल स्कीम ही लागू होगी। समझ रहे हो? ओके। नाउ वी विल अंडरस्टैंड विथ द एग्जांपल कि अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नॉर्मल टैक्सेशन स्कीम में हुआ है, कॉम्पोजिशन में नहीं हुआ है। अगर वो 80,000 का परचेज करता है, 80,000 इज माई बेसिक प्राइस,
उस पे 18% जीएसटी लगा, तो टोटल टैक्स कितना होगा 80,000 का 18%, 14,400। सो मेरी टोटल परचेज प्राइस कितनी हुई, बिल वैल्यू 94,400। अब मैं वो 80,000 का गुड्स 1 लाख में बेच रहा हूँ, और 1 लाख पे मुझे 18% टैक्स लगता है जीएसटी। तो 1 लाख का 18% यानी 18,000 विल बी माई टैक्स लायबिलिटी। तो टोटल सेल वैल्यू कितनी हुई, 1 लाख प्लस 18,000, 1,18,000। अब मेरी नेट जीएसटी लायबिलिटी कितनी होगी, 18,000 का मुझे जीएसटी का पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। 14,400 मैंने ऑलरेडी परचेज के टाइम पे पेमेंट कर दिया है। सो मेरी जीएसटी लायबिलिटी कितनी होगी, 18,000 माइनस 14,400। सो आई हैव टू पे ओनली 3,600 टू द गवर्नमेंट। मुझे 18,000 पूरे गवर्नमेंट को देने नहीं है, बिकॉज 14,400 आई हैव ऑलरेडी पेड टू द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज। एट द टाइम ऑफ परचेज मैंने सप्लायर को 94,400 का पेमेंट किया होगा। उसमें से सप्लायर जिसको भी मैंने पेमेंट किया है 94,400 का, उसमें से वह सप्लायर 14,400 गवर्नमेंट को पे कर देगा। सो मुझे जो भी सेल किया है उसपे जो 18,000 का टैक्स लगा है, 18,000 के टैक्स पे मुझे 14,400 की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी, यानी कि मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी हुई 3,600 ओनली। आई हैव टू पे ओनली 3,600 फ्रॉम माय बैंक अकाउंट। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000। वो कैसे आया, can you answer how 20,000 will come profit? Can you answer, Aditi? No, I don't know, sir. मैं आपको बताता हूँ, डू यू नो बेसिक अकाउंटिंग? Basic accounting. I know. बेसिक अकाउंटिंग आपको पता है? कैसे सर, मतलब? देखो ऐसा है कि मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि ये 20,000 का प्रॉफिट कैसे आया। जो भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है परचेज या सेल पे, वो हमारा पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट का पैसा है। मींस इट इज नॉट अवर कॉस्ट। जो भी मैंने परचेज किया है उसकी क्रेडिट मिल जाएगी, और जो भी मैंने सेल किया है वो उसका मुझे पेमेंट करना है। तो मुझे जीएसटी का पेमेंट क्या करना है, 18,000 माइनस 14,400। सो जीएसटी की लायबिलिटी तो 3,600 है। यहाँ तक आपको पता चला 3,600 कैसे आया, वो आपको पता चला? 18,000 लेस किया जीएसटी, जो 18% वो लगा था परचेज पे। मेरा जो परचेज का सेल का टैक्स है उसके सामने परचेज का टैक्स माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। माइनस हो हाँ, बाकी का 3,600 जो बचा वही मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। उसके बाद मैंने परचेज किया था, तो सप्लायर को कितना पेमेंट किया, टोटल 19,400 का पेमेंट किया, राइट? मेरे बैंक अकाउंट में से कितने पैसे गए परचेज के टाइम पे, 94,400। लेकिन मेरी कॉस्ट कितनी हुई, सिर्फ 80,000 ही हुई। कैसे कि ये 14,400 तो गवर्नमेंट मुझे क्रेडिट देने वाली है। जब भी मुझे टैक्स का पेमेंट करना है तो उसकी क्रेडिट देने वाली है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने मुझे ऑलरेडी क्रेडिट दे दी, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना हुआ, 18,000 ओनली। मुझे मेरी परचेज की कॉस्ट कितनी हुई, ओनली 80,000। और मेरी सेल की वैल्यू कितनी हुई, ओनली 1 लाख। 18,000 जो मैं कस्टमर से ले रहा हूँ वो तो मुझे गवर्नमेंट को देना है, वो मेरे पैसे नहीं है। तो 1 लाख इज माई सेल वैल्यू, 80,000 इज माई परचेज वैल्यू। तो नेट प्रॉफिट क्या हुआ,
1 लाख का सेल माइनस 80,000 नेट प्रॉफिट इज 20,000 ओनली. आई होप यू विल गेट इट. 1 लाख का 1 लाख की सेल अमाउंट ये है ना, हाँ, और 80,000 का परचेज. प्रॉफिट के लिए आपको नॉर्मल टैक्स रिजीम है. नॉर्मल टैक्स रिजीम हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन नहीं कर रहे हैं. नॉर्मल टैक्स रिजीम में आपको प्रॉफिट के लिए बेसिक सेल विदाउट जीएसटी लेस बेसिक परचेज विदाउट जीएसटी, ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा. आई होप यू विल गेट दिस. ओके. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंपोजिशन स्कीम. सो कंपोजिशन स्कीम में हमने डिस्कस किया था कि वहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी. सो जो ये जीएसटी लगा परचेज पे 14,400 का, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी. अगर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है तो मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज बढ़ जाएगी. समझ रहे हो आप, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा. अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिली तो मेरा इतना लॉस हो गया. गवर्नमेंट ने मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दी, मतलब मेरा उतना लॉस हो गया. सो 18,000 इज माय परचेज, 14,400 इज माय टैक्स. सो टोटल परचेज वैल्यू कितनी हुई 94,400. एक हम कंपोजिशन स्कीम डिस्कस कर रहे हैं, यहां तक सब कुछ सेम है दोनों में. ठीक है, 18,000 का गुड्स परचेज किया, उस पे 18% टैक्स लगा 14,400. टोटल वैल्यू ऑफ परचेज इज 94,400. नाउ यहां से चेंज होगा. मैंने वह गुड्स 1,18,000 में बेच दिया. ठीक है, उस पे सपोज 5% सेल्स लगता था. यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लाख आएगा. ठीक है, और यहाँ पे 1% लगेगा अगर वो ट्रेडर है. तो यहाँ पे 1% का 1 लाख यानी कि 1,000 आएगा. अगर मैंने वह गुड्स 1 लाख में बेचा है तो 1 लाख का 1% कितना होता है 1,000. सो 1 लाख का 1% 1,000 आई हैव टू पे टू गवर्नमेंट. यहाँ पे मुझे 14,400 की क्रेडिट नहीं मिलेगी. सो मेरी टोटल सेल वैल्यू क्या होगी ओनली 1 लाख. मैं ये 1,000 रुपये मेरे कस्टमर से भी कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ. यहाँ पे मैं मेरे कस्टमर से 1 लाख प्लस 18,000 टोटल 1,18,000 कलेक्ट करता था मेरे कस्टमर से. यहाँ पे मैं मेरे कस्टमर से ओनली 1 लाख ही कलेक्ट करूंगा. 1,000 जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है 1%, वो भी मैं कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता. इट इज द रूल अंडर द जीएसटी. तो यहाँ पे मेरी सेल वैल्यू क्या हो गई 1 लाख, परचेज वैल्यू क्या हो गई 94,400. तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ 1 लाख माइनस 94,400. जो रिमेनिंग बचा वही मेरा प्रॉफिट हुआ. और यहाँ पे मुझे जीएसटी का पेमेंट कितना करना पड़ेगा 1 लाख पे 1%. ठीक है, दिस इज द कॉम्पोजिशन स्कीम. और मान लो कि अगर वो ट्रेडर नहीं है, अगर वो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, तो उस पे जीएसटी कितना लगेगा हमने आगे बोला था 2.5. 2.5%. 2.5 सीजीएसटी और 2.5 एसजीएसटी, तो टोटल 5%. अगर मैंने 1,18,000 का सेल किया रेस्टोरेंट सर्विसेज का, तो उस पे 5% जीएसटी लगेगा. 5,900 विल बी माय टैक्स लायबिलिटी. सो मुझे गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना है 5,900. यहाँ पे मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी 14,400 की, क्योंकि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में हूँ. सो मेरी सेल वैल्यू कितनी हो गई 1,18,000. 1,18,000 का सेल किया इसलिए. और मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 1,18,000 माइनस 94,400 माइनस जो भी मैंने पेमेंट किया 1% का जीएसटी, क्योंकि वो भी मैंने मेरे पॉकेट से निकाला है. सो टोटल प्रॉफिट विल बी 1,18,000 माइनस 5,900 जीएसटी माइनस 94,400
my purchase. So net profit will be 17,700. So I hope you will understand basic difference between normal taxation as well as the composition scheme. Any doubt? नो। अंडरस्टैंड या फिर मैं फिर से बता दूं आपको? नहीं, आ गया समझ में। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। आज हमने जो पढ़ा हो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन कौन सा टैक्स की मिलती है हमें, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की। आईजीएसटी की क्रेडिट हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, मतलब आईजीएसटी की क्रेडिट हम सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों के सामने यूज कर सकते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी की क्रेडिट हम एक दूसरे के सामने यूज नहीं कर सकते, मतलब सीजीएसटी की क्रेडिट हम सीजीएसटी के सामने ही यूज कर सकते हैं और आईजीएसटी के सामने यूज कर सकते हो, लेकिन एसजीएसटी के सामने यूज नहीं कर सकते हैं। एसजीएसटी की क्रेडिट हम एसजीएसटी के सामने यूज कर सकते हैं और आईजीएसटी के सामने यूज कर सकते हैं। एसजीएसटी के क्रेडिट सीजीएसटी के सामने हम यूज नहीं कर सकते हैं। सेटअप में पहली कंडीशन क्या है कि सबसे पहले हमें आईजीएसटी की क्रेडिट 0 करनी पड़ेगी। जो भी मेरी आईजीएसटी की क्रेडिट है वह 0 होगी, उसके बाद ही मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी की क्रेडिट यूज कर सकता हूँ। तो आईजीएसटी की क्रेडिट सबसे पहले मैं आईजीएसटी की लायबिलिटी के सामने सेटअप करूंगा, उसके बाद मैं क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी के सामने कोई भी प्रोपोर्शनेट में यूज कर सकता हूँ। सीजीएसटी की क्रेडिट सबसे पहले मैं सीजीएसटी के सामने यूज करूंगा, उसके बाद मैं आईजीएसटी की लायबिलिटी के सामने यूज करूंगा। एसजीएसटी की क्रेडिट में सबसे पहले एसजीएसटी के लायबिलिटी के सामने यूज करूंगा, उसके बाद में आईजीएसटी के लायबिलिटी के सामने यूज करूंगा। कॉम्पोजिशन स्कीम जो कि हमने डिस्कस किया है कि 1.5 करोड़ तक के व्यापारी एक स्कीम में जा सकते हैं। अगर ये स्कीम में जाते हैं तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी और उसे वह रेट नहीं लगेगा जो कि हायर रेट है, 5%, 12%, 18%, 28% वाले रेट नहीं लगेंगे। उसे फ्लैट यही रेट लगेगा कि मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी लगेगा। अगर रेस्टोरेंट है तो 2.5 लगेगा और ट्रेडर है तो 0.5 और 0.5 लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज की इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी और 1.5 करोड़ तक के व्यापारी ही वहां पे जा सकते हैं। अब आ रही है सर। ओके, तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया या फिर मैं एग्जांपल आपको फिर से समझाऊं? ये तो अंडरस्टैंड आ गया। आ गया ना? ओके, ठीक है। सो अब तक हमने पढ़ा है रजिस्ट्रेशन वाला, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला या वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसमें कोई डाउट है आपको? हाँ सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरे को समझ में आया। वैल्यू ऑफ सप्लाई, ओके, लेट अस रिवाइज वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब क्या होता है कि हमें कौन सी वैल्यू पे जीएसटी का पेमेंट करना है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉर्मली इज अ ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब क्या है कि हम कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं और उसका हम पेमेंट करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू। समझ में आया कि जो भी चीज परचेज करने के लिए हम पैसा देते हैं उसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू। सो ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रांजेक्शन वैल्यू में बेसिक वैल्यू ऑफ गुड्स, उसके बाद अगर कोई भी टैक्स लगा है, एनी ड्यूटी, सेस, फीस और चार्जेस, लेकिन वहां पे सीजीएसटी,
एफजीएफटी और आईजीएफटी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, जीएफटी के रिलेटेड कोई भी टैक्स है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हमें उसी वैल्यू पे जीएसटी कैलकुलेट करना है, तो उसमें हम जीएसटी इंक्लूड नहीं कर सकते। कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस है, जैसे कि इंश्योरेंस का एक्सपेंस हुआ, फ्रेट का एक्सपेंस हुआ, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हुआ, कार्टेज हुआ, वो अगर हमने इनकर किया है, कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने गुड्स यहाँ अहमदाबाद से बड़ौदा गुड्स सेल किया है, 50,000 का गुड्स था, उस पर 1,000 का पैकिंग एक्सपेंस लगा, 500 का फ्रेट लगा और 500 का इंश्योरेंस लगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? 500 प्लस इंश्योरेंस प्लस 500 का फ्रेट प्लस 1,000 का पैकिंग प्लस 50,000 का बेसिक वैल्यू, सो टोटल 53,000 विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर मैंने कोई भी पेमेंट सप्लायर को किया है, सॉरी, अगर मैंने कोई भी सप्लायर ने एज ए मैंने कोई भी पेमेंट किया है ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट, ऑन बिहाफ ऑफ सप्लाई फॉर द रिसिपिएंट, तो उससे भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा। अगर इंटरेस्ट या लेट भी है तो उसे भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा। और अगर मुझे कोई भी सब्सिडी मिलती है अदर देन सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई और अगर हमें सब्सिडी देता है तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू में से क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? अगर डिस्काउंट जो भी परचेजर ने हमें दिया है, हमारा सप्लायर ने हमें दिया है, और वह बिल में रिकॉर्डेड है, तो वह ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। सो नॉर्मली आपको क्या याद रखना है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिसका पेमेंट हम अपने सप्लायर को करते हैं उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, और जो जिसका पेमेंट हम हमारे कस्टमर से लेते हैं उसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई हमें रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया है, या फिर जहां पे प्राइस नहीं मिल रहा है, कोई और चीज मिल रही है, या फिर प्राइस प्लस कुछ और मिल रहा है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा? ओपन मार्केट वैल्यू, या फिर मनी प्लस इक्विवेलेंट टू मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या फिर सिमिलर काइंड एंड क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो देखना है। अगर ये तीनों चीज हमें नहीं मिलती है तो हमें क्या करना है? हमारी कॉस्ट प्लस 10%, इट इज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर ये चारों नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट ने जो रूल नोटिफाई किया है उसके हिसाब से, जनरल प्रिंसिपल और प्रोविजन के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगी। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या बेसिक हमने पढ़ लिया था जब हमने डिस्कस किया था, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। एनी डाउट टिल अभी? डाउट है? ओके, यहाँ तक रखते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।